फातिमा, आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है? हेलो फातिमा, आवाज आ रही है आपको मेरी? फातिमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? फातिमा, आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है या सेकंड ईयर की स्टूडेंट है? कॉमर्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट है आप? जी। सही है, क्योंकि आपने अभी जो ज्वाइन किया था इससे पहले वो आपने सेकंड ईयर वाले सेशन में वो ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि आप फर्स्ट ईयर की हैं, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। सही है। मुझे ये बताएंगी कि आप जो है वो कौन से स्कूल की हैं? सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल। सेंट पैट्रिक की हैं, सही। क्या परसेंटेज आपकी 9 की बेटा? 72। 72%। कॉमर्स क्यों लिया आपने? क्या वजह है कॉमर्स लेने की, साइंस में क्यों नहीं आ रही? बस मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। कॉमर्स में इंटरेस्ट के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना, कोई बड़े बहन भाई पढ़ रहे हैं या किसी और ने किया, ये क्या वजह है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कॉमर्स लेने का? मुझे सीए करना था, इसीलिए मैंने कॉमर्स ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको, सही है। अच्छा देखें, कल की क्लास में आप नहीं थी, मेरा ख्याल से आज आपका फर्स्ट डे है शायद, तो कल हमारी एक डिस्कशन हुई थी इसके हवाले से कि देखें कॉमर्स का एक ऑब्जेक्टिव है, और कॉमर्स के साथ एक बड़ा अलमिया ये भी है कि कॉमर्स के बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। सही, उसके पीछे कई रीजंस हैं, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका गोल सेट नहीं है एक। सही है। मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब दिया मुझे सीए का। कल एक बाजी हमारे पास मौजूद थी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उनको बैंकर बनना है। सही, वो बैंक में जाना चाहती हैं, अभी आई नहीं है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में लॉग इन हो जाऊँ। सही। तो अच्छा, ये मैं हर जगह पे सवाल करता हूँ कि आप इसमें क्यों आए, क्या वजह है, तो मुझे ऐसे ही उल्टे सीधे मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं। कोई कहता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई कहता है मुझे बैंक में जाना है, कोई कहता है मुझे सीए का, मुझे जो है वो एसीसीए करना है, या मुख्तलिफ और जो है वो उसके मिलते हैं। लेकिन क्या ये डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या यही काम है इसका? सही है। अगर इसके बरक्स में जाता और जाकर जो है वो किसी साइंस वाले से सवाल करता, तो किसी प्री इंजीनियरिंग वाले से सवाल करता कि बेटा आप इंजीनियरिंग की क्लास क्यों ले रहे हैं, तो मुझे क्या जवाब मिलता उसका? क्या लगता है तुम्हें, क्या जवाब देंगे अगर इंजीनियरिंग वाली क्लास में ये सवाल करूं कि इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हो? फातिमा, क्या क्योंकि जवाब मिलेगा मुझे? इंजीनियर बनना होता है। इंजीनियर बनना होगा, सही। और मेडिकल वालों के पास अगर जाके सवाल करूं कि बेटा मेडिकल क्यों पढ़ रहे हो, तो डॉक्टर बनना होता है। डॉक्टर बनना होता है। अब कुछ बात समझ में आ रही है? साइंस का बच्चा जो है उसको अपना ऑब्जेक्ट, अपना गोल कॉन्फिडेंट है। सही है। ना तो सारे इंजीनियर बनते हैं ना सारे डॉक्टर बनते हैं। सही है। लेकिन वहां पर बैठा हुआ कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मुझे मैकेनिक बनना है, मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है, मुझे जो है वो फार्मास्यूटिकल में जाना है, या मुझे जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करना है। मेजर ऑब्जेक्टिव अक्सरियत का, सही, जो वहां पे बैठे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर नहीं बनते तो वो फार्मास्यूटिकल उसमें जो है वो बी फार्मेसी और मुख्तलिफ जो है डी फार्मेसी वगैरह और मुख्तलिफ कोर्सेज कर लेते हैं, जो उसके सब यूनिट्स हैं कहना चाहिए। सही, यानी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था उसका, वो उन्होंने अपनी फील्ड्स को थोड़ा सा मॉडरेट कर लिया कहना चाहिए। कॉमर्स वाले का अलमिया ये कि कॉमर्स के अंदर जब आप जाते हैं, कॉमर्स में आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी, आप अपनी क्लास में जब आप जाएंगी, कॉलेज ज्वाइन करेंगी, तो आप वहां जाकर यही सवाल करिए जो मैंने आज आपसे किया
चाहे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर डिफरेंट लोग हैं चाहे, और वो हर शख्स अलग अलग आपको जवाब दे रहा है चाहे, तो उसका मतलब ये है कि सबके गोल ऑब्जेक्टिव एक जैसे नहीं है। तो क्या कॉमर्स का गोल डिफरेंट है? चाहे डिफरेंट नहीं है। बेसिकली कॉमर्स का एक गोल है और वो हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता चाहे, या हमारे स्टूडेंट उस गोल को अपना गोल समझते ही नहीं है, सिवाय चंद लोगों के। चंद स्टूडेंट्स तो वो कहते हैं हमारा गोल सर ये है चाहे, उसके अलावा बाकी लोगों का वो गोल आपको नजर नहीं आता। वो गोल क्या है चंद लोगों का? वो गोल ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है वो बिजनेसमैन बनना है चाहे, हमारा टारगेट क्या है, हमें बिजनेसमैन बनना है चाहे। तो बिजनेसमैन बनाना जो है बेसिकली कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव है। देखो तुम चार्टेड अकाउंटेंट बनो, तुम बैंक में जाओ चाहे, तुम किसी ना किसी बिजनेसमैन के अंडर में काम करो सही है। और अगर तुमने अपना बिजनेस रन करना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारे अंडर में हो सकता है, मैं कई ऐसे लोग हैं जो आज ऑडिट फर्म्स चला रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है लेकिन उनकी अपनी ऑडिट फर्म मौजूद है चाहे, तो वो ऑडिट फर्म के मालिक होंगे चाहे, उनके अंडर में चार्टेड अकाउंटेंट है चाहे। इसी तरह चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो किसी जो है वो किसी कंपनी के अंदर जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो जॉब कर रहा होता है सही। और जब वो जॉब करता है किसी चार्टेड कंपनी के अंदर तो वो हो सकता है किसी कंपनी का सीईओ सही। और जब सीईओ बन गया है वो, तो उसके बावजूद वो चीफ अकाउंटेंट बन जाने के बावजूद या सीईओ बन जाने के बावजूद भी वो उस कंपनी के मालिक के अंडर में ही काम कर रहा होता है सही, उस ऑनर के। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑनर है सही वो ज्यादा इख्तियार रखता है, बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा इख्तियार रखता है। सही तहनिया बाजी, आपने आने में टाइम लगाया। सर एक्चुअली नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, सो नेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। अच्छा अच्छा, ये आप दोनों जो हैं मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मैं कल एक बाजी और आई हुई थी हमारे पास। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं बेटा, मैं अपनी पहली क्लास के अंदर सबको ही उम्मन बता देता हूँ ये बात ना, ताकि किसी को बुरा ना लगे सही है। उम्मन मेरी एक प्रैक्टिस है सही, चाहे मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों या मेरे जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी क्लास के मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि मैं उम्मन बाजी या आपा के नाम से पुकारता हूँ सही है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है सही है। तो अगर मैं आप में से किसी को बाजी या आपा बोलूँ तो उस पर टेंशन नहीं है ना, उस पर ये नहीं है ना कि मैंने कोई मजाक उड़ा दिया, तो ये मेरी आदत है सही है। तो मैं उम्मन बाजी या आपा के नाम से पुकारता हूँ सही है, तो बुरा नहीं मानना, पहली क्लास में बता रहा हूँ सही ओके सर, है। ओके, नो प्रॉब्लम। सही, हाँ बस यही सब। अच्छा कल की क्लास में हमने पेपर डिस्कशन किया था, फातिमा आप नहीं थी तो आपको थोड़ा सा बता दूं, कल की क्लास में हमने पेपर डिस्कशन किया था सही। और थोड़ा सा हमने सिलेबस की डिस्कशन की थी कि हमारे पास सिलेबस कैसा था। लेकिन कल हमारे साथ एक बैड लक ये हुई कि हमारी आधी रिकॉर्डिंग हो पाई और पता नहीं क्या चक्कर हुआ कि वो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गई सही। तो जो पेपर डिस्कशन हुआ था सही, उसकी क्योंकि वीडियो नहीं बन पाई है, तो हमारे पास जब दोबारा कुछ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसको हम रिव्यू कर लें, ताकि पेपर बता सकें कि पेपर पैटर्न क्या है और हमारा सिलेबस क्या है। आज जो हमारी क्लास की डिस्कशन है वो बेसिकली है हमारे पास आज के, हमारे पास जो हिस्ट्री है सही, यानी हमने कहा था अगर याद हो तो कल जो बाजी हमारे पास मौजूद थी तो हमने कहा था कि हमारे पास जो साहब एडम स्मिथ थे सही है, उनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो सही है। कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब जो हैं इनको हम कहते हैं ये क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। क्यों इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 1776 एडी के अंदर एक किताब लिखी थी सही है। उस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट टाइम जो है वो डेफिनेशन पेश की थी, और डेफिनेशन की बुनियाद पर हम उनको इकोनॉमिक्स का फादर तस्वुर करते हैं सही। आज हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है सही, और हिस्ट्री से रिलेटेड ये है कि अभी हम डेफिनेशंस पर नहीं जा रहे, लेकिन हम ये बताएंगे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स के ऊपर अमल सही 1776 एडी से नहीं हो रहा है। यानी हम ये कहेंगे इकोनॉमिक्स 250 साल पुरानी है, नहीं, इकोनॉमिक्स तो बहुत पुरानी है सही, उसके ऊपर अमल हम बहुत अरसे से कर रहे हैं सही। नाम जाकर जो है वो एडम स्मिथ ने रखा, नाम जाकर डेफिनेशन डिफाइन एडम स्मिथ ने किया तो वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गया, जबकि अमल हम इसके ऊपर पहले से कर रहे हैं सही। अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ चीजें जो हमारे पास यूं कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, या हम इनको सोशल सिस्टम्स भी कह सकते हैं सही है, उनका हम तस्करा करेंगे सही, कि हमारे पास वो सिस्टम्स क्या हैं और उनका इब्तिदा कैसे हुई और क्या हुई। हम ऐसा ऐसा हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो वो सिस्टम्स खुद ब खुद हमारे पास आते
जाएंगे। सही है, हम उनको सोशल सिस्टम्स भी, हम इकोनॉमिकल सिस्टम्स भी कह सकते हैं। वो क्या है उनका हम थोड़ा सा तस्करा करेंगे। सही है। देखें, एक बात, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम में से कोई भी नहीं जानता, सही है, कि दुनिया कब आबाद हुई। सही, बिल्कुल हिस्ट्री से मैं इब्तदा से लेकर चलता हूँ। सही है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं कहूँ, कोई भी नहीं जानता कि दुनिया कब आबाद हुई। सही है, हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना ये है कि बास रिसर्चर्स का कि तकरीबन 10,000 बीसी के अंदर, इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा था। क्या कर रहा था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा था। सही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा था, इसका मतलब एग्रीकल्चर जो है वो आ गया था, इंसान खेती बाड़ी कर रहा था, काश्तकारी कर रहा था। अच्छा, बास मौर्रिखीन का कहना ये कि हमारे पास असरात 10,000 नहीं, 20,000 बीसी के, सही, कि इंसान जो है वो खेती बाड़ी कर रहा था कबले मसीह, 20,000 साल पहले। बीसी का मतलब मैंने कहा था कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। आज हम कहते हैं हजरत ईसा की पैदाइश आज 2020 है, एडी है। ये सही है, बात आज 2020, कल में भी हमने तस्करा किया था। तो आज हजरत ईसा को दुनिया से गए हुए तकरीबन 2020 साल हो चुके हैं। सही, और हजरत ईसा की पैदाइश से 20,000 कबले मसीह हम ये कह रहे हैं कि इंसान खेती बाड़ी कर रहा था, काश्तकारी कर रहा था, यानी इंसान आबाद था दुनिया के अंदर। या अगर हम कम से कम भी माने तो हम 10,000 बीसी कहते हैं। अच्छा देखो, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स नहीं जानता कि हम ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर आबादी की अगर हम इब्तिदा देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। सही, हजरत आदम और बीबी हव्वा जब दुनिया में आए तो दुनिया में हजरत आदम के आने के बाद दुनिया की आबादी बढ़ना शुरू हुई। सही, और ये भी एक हिस्ट्री मौजूद है कि हजरत आदम और हजरत बीबी हव्वा दो अलग अलग मकामात पर आए। सही, जैसे हमारे पास सरंदीप का मकाम मिलता है, या हमारे पास जो है वो एक मकाम है सऊदी अरब में जिसको हम जद्दा कहते हैं, जहाँ पर हमें मिलता है कि बीबी हव्वा जो है वो वहां पर आई थी, और सरंदीप का मकाम जो है वो हजरत आदम से रिलेटेड है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां पर आए थे। सही, और इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ, ये कैसे मिले, ये एक अलग हिस्ट्री है। सही, और जाहिर सी बात हमारे पास इतनी डिटेल नहीं कि हम उसको डिस्कस करें। सही, हमें फास्ट थोड़ा सा डिस्कशन करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और हजरत आदम की नस्ल जो है वो दुनिया में बढ़ना शुरू हुई। हम ये जानते हैं कि हजरत आदम की दुनिया में दो काम थे। सही, जो मेजर मुझे नजर आते हैं, चाहे वो दो काम नजर आते हैं। वो दो काम क्या थे? या तो हजरत आदम जो है वो खुदा की इबादत करते थे, सही, या खुदा का रिस्क जो दुनिया में दिया हुआ है उसकी तलाश करते थे, ताकि उस रिस्क को हासिल करें और फिर दोबारा खुदा की इबादत कर सकें। सही, खुदा की इबादत करते थे या रिस्क की तलाश करते थे। सही, रिस्क की तलाश ऐसी थी कि वो जो पौधे थे, फल थे दुनिया में मौजूद, वो खाया करते थे। सही, तो ये हमें नजर आता है कि हजरत आदम ने इस तरह जो है वो अपना इब्तदाई दौर गुजारा। हजरत आदम की नस्ल दुनिया में बढ़ना शुरू हुई, जैसे कि आपने हाबील काबील का वाकया सुना है। सही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत शीस, नाम सुना है? शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हैं, सही, ये नबी हैं। सही, और हजरत आदम के बाद जो दूसरे नबी दुनिया में आए, सही, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। यानी नबूवत हजरत आदम के बाद जो गई वो किसके पास गई? हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास गई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का बेटा है अनोश। क्या नाम है? अनोश। सही है, और अनोश जो है ये हजरत आदम का पोता है। सही है, बाज जगहों पर आनोश है, बाज में ऊनोश है। सही है, बाज में ईनोश है। सही है, तो अनोश जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। सही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बताई जाती है तकरीबन 1000 साल। सही है, हजरत आदम के जो बेटे हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिन्होंने हजरत आदम की नमाज जनाजा पढ़ाई, हजरत आदम को दफन किया। सही है, और दुनिया में जो दूसरे नबी आए हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस का बेटा है हजरत अनोश। सही, अनोश के बारे में मिलता है कि नबूवत हजरत आदम के बाद, हजरत शीस के बाद अनोश के पास गई। सही, तो अनोश के बारे में मिलता है कि अनोश ये पहले शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में खेती बाड़ी का आगाज किया, जिन्होंने दुनिया में खुरमा, खजूर जो है इसको बोया। यानी इससे पहले क्या था, इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, इंसान तोड़ कर खा रहा था। यानी खुदा की बनाई हुई जो चीजें मौजूद थी, जो पौधे मौजूद थे, उनसे फल तोड़ कर खाते थे। लेकिन हजरत अनोश ने क्या किया? हजरत अनोश ने पहली बार खुरमों को बोया, खजूर को बोया।
सही है। खुरमा खजूर हजरत आदम को बहुत पसंद थी, सही है। तो उसको जब बोया, उसकी खेती बाड़ी का आगाज किया, तो ये आगाज शुरू हुआ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, सही। अच्छा, अब अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, सही। इंसान ने खेती बाड़ी, पहले इंसान सिर्फ तोड़कर खा रहा था, अब इंसान ने क्या किया, बोना शुरू कर दिया। अच्छा, कुरान में तस्करा मौजूद है कई अंबिया का कि वो आए और उन्होंने मुख्तलिफ फसलें और मुख्तलिफ पौधे इंसान कैसे काश करता है उनको करना सिखाया कि कैसे काश की जाती है और कैसे खेती बाड़ी शुरू हुई। अच्छा, खेती बाड़ी जब शुरू हुई तो खेती बाड़ी के लिए क्या चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए खेती बाड़ी के लिए मेजर, क्या समझते हो? दुनिया में जो चीज है खेती बाड़ी के लिए उस वक्त के हिसाब से क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी? जल्दी से बताओ, तुक्का लगाओ। फातिमा बाजी और तानिया, तहनिया, जल्दी से, सो गए क्या? आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? सीड्स जरूरी आई थिंक। सीड्स, बीज जरूरी है, और कोई चीज? फातिमा, फातिमा है या चली गई हैं? एक तो ये नहीं पता चलता इसके अंदर जी। फातिमा बाजी, यस सर। क्या चीज जरूरी है खेती बाड़ी के लिए? बाजी के पास जवाब नहीं है। अच्छा देखें, है क्या कि मैं आपको जवाब बताऊं कि खेती बाड़ी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पानी, सही। बीज, जमीन मौजूद थी, पौधे मौजूद थे, बीज आ सकते थे, सही है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है खेती बाड़ी के लिए, वो है मीठा पानी। आप जानते हैं खारे पानी से, समंदर के पानी से काश्तकारी नहीं होती, सही है, मीठे पानी से काश्तकारी होती है। तो हुआ क्या कि जब हजरत आदम की नस्ल बढ़ना शुरू हुई तो हजरत आदम की नस्ल ने जब खुराक की तलाश में निकले तो इन्होंने दरियाओं के किनारों पर पड़ाव डाला, तो यानी जहां पर दरिया देखे कि भाई मीठा पानी है, दरिया मौजूद है, तो उन्होंने कहा अगर हम इस जगह पर रुक जाएं तो हम यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, सही। तो इब्तदाई दौर में हुआ क्या कि इब्तदाई दौर में इंसान जब दरिया के किनारे आकर रुका, आप जानते हैं हिस्ट्री के अंदर कुछ मशहूर दरियाओं का तस्करा है, जैसे कि दरियाए नील है, सही है, या दरियाए सिंध की कदीम तहजीब मौजूद है, दरियाए दजला या दरियाए फुरात का तस्करा मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, कि वो कदीम दरिया जिनके पास इंसान जाकर आबाद हुआ, सही। और जब इंसान जाकर आबाद हुआ, इनके करीब रहना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर जो है वो गाँव बसे, और गाँव बनते बनते फिर वो शहरों में आज दुनिया के बड़े जदीद शहर बन चुके हैं। हुआ क्या कि पहले जब एक बंदा आकर रुका, सही, उसने देखा कि पानी मौजूद है, तो उसने क्या किया, उसने वहां पर अपना पड़ाव डाला, उसने वहां पर खेती बाड़ी शुरू कर दी कि दरिया से पानी लेगा और खेती बाड़ी करेगा। अच्छा, इब्तदाई दौर में जब उसके बाद जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा पानी मौजूद है, हम भी यहीं पे रुक जाते हैं। इब्तदाई दौर में इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू की, और जब खेती बाड़ी करना शुरू की तो वो कोशिश करता था कि सारी चीजें खुद ही काश्त करे, सारी फसलें खुद काश्त करे, हर चीज खुद लगाए, सही। पौधे, मैं कहूँ दालें भी खुद उगा रहा है, गंदम भी खुद लगा रहा है, सब्जियां भी खुद लगा रहा है, फल भी खुद लगा रहा है, ताकि वो सारी चीजें काश्त कर सके। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि इंसान हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, और हर जगह का मौसम भी एक जैसा नहीं होता। तो इंसान ने इस बात को रियलाइज किया कि यार ये जब हम हर चीज की खेती बाड़ी कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, तो ये हम हर चीज खुद काश्त नहीं कर सकते, सही है। तो जब हम हर चीज खुद काश्त नहीं कर सकते तो हम क्या करें, हम ये काम करते हैं कि जो चीज मैं अच्छी काश्त करता हूँ वो मैं काश्त करूँ, जो चीज बिल्कुल फातिमा अच्छी काश्त कर सकती है फातिमा काश्त करें, चाहे दो दो फातिमा है हमारे पास, एक फातिमा शाह जो है वो अच्छी काश्त कर सकते हैं, एक तैनियन जो है वो अच्छी काश्त कर सकते हैं, काश्त करें, सही। यानी हमने क्या किया, हमने उस प्रोडक्ट को बांट लिया कि जो प्रोडक्ट हम अच्छी बना सकते थे, सही। तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन किया, फला चीज तुम अच्छी काश्त करते हो तुम लगाओ, फला चीज तुम अच्छी काश्त करते हो तुम अपने सारे एरिया पर तुम उसको काश्त करो, सही। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। इसको, इस तरह की काश्तकारी को अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं ये काश्तकारी हमारे पास कहलाता है कमर्शियल बुनियादों पर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, सही। इसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं, सही। और ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, सही, ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ये शुरू हुआ, ये शुरू होता है, हमें जो नजर आता है वो नजर आता है 8000 BC में, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 8000 साल पहले इंसान ने क्या किया, कमर्शियल बुनियादों पर काश्तकारी का आगाज किया। और इस पर बहुत सारे मौरखीन एग्री हैं कि तकरीबन दरियाए दजला और दरियाए फुरात के किनारे इंसानों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कमर्शियल बुनियादों पर शुरू किया। कमर्शियल बुनियादों से क्या मुराद थी कि इंसान पहले जो काश्तकारी कर रहा था वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था, सही है। लेकिन अब इंसान ने काश्तकारी करना तो शुरू की, वो इंसान ने बिल्कुल, अगर मैं कहूँ आप थे उस दौर में या मैं था उस दौर में,
तो अगर मैं एक्सपर्ट था गंदम का, वीट का, तो मैंने क्या किया, सारी जगह पर गंदम की काश्तकारी की, सही। और फातिमा ने दालें लगाई कोई, सही, तैनिया ने कोई सब्जी लगाई। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो चीज़ों को हमने कहा कि हम अच्छी काश्त करते हैं, हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, सही। 8000 BC में जो ये सिस्टम शुरू हुआ, सही है, यानी हमने कहा कि भाई कमर्शियल बुनियाद पर शुरू करेंगे और चीज़ को चीज़ से एक्सचेंज करेंगे। इसको इकोनॉमिक में एक सिस्टम कहा जाता है और इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो कदीम सिस्टम है बेटा, जिसमें चीज को चीज से एक्सचेंज करते थे। यानी मैंने क्या किया, मैंने गंदम काश्त की, सही है, गंदम काश्त करके मैं ले गया फातिमा के पास, सही, और मैंने फातिमा से कहा कि फातिमा तुम गंदम ले लो मुझसे और गंदम की जगह मुझे तुम दाल दे दो, सही है। तो फातिमा ने क्या किया, मुझे गंदम की जगह दाल दे दी, सही है। तो हमने चीज को चीज से, अच्छा, फिर फातिमा के बाद दाल, एक्सचेंज ऑफ गुड। फातिमा जो है वो तहनिया के बाद दाल ले गई और उसने कहा इसके बदले मुझे तुम चावल दे दो, सही। तो हमने क्या किया, चीज को चीज से एक्सचेंज करना शुरू किया। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये कदीम दौर का सिस्टम है, सही है। हमारे पास आगे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इसका दोबारा तस्करा आएगा बार्टर सिस्टम का, मनी से रिलेटेड। तो उस दौर में चीजों को चीजों से एक्सचेंज किया जाता था। अच्छा, पहले जब चीजों को चीजों से एक्सचेंज करते तो जाहिर सी बात है मसाइल भी ज्यादा थे, सही, कि आप कैसे एक्सचेंज करेंगे, किस चीज को कितना एक्सचेंज करेंगे, तो वो हमारे पास मसाइल भी बढ़ते जाते थे। तो इब्तदाई दौर में चीज को हम चीज से एक्सचेंज किया करते थे। अच्छा, फिर मसाइल बढ़े, सही। तो जब मसाइल बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे के पास अलग अलग चीजें थी, सही, तो किसको कैसे एक्सचेंज करें, तो वो मसाइल बढ़ना शुरू हुए। तो जब मसाइल बढ़ना शुरू हुए तो लोगों ने कहा यार एक काम करो, हर चीज को ना करो, सही, हर चीज को चीज से एक्सचेंज ना करो, बल्कि एक काम करो कि किसी चीज को फिक्स कर लो, सही। जैसे जानवर की खाल को फिक्स कर लो, या जो है वो हाथी के दांत फिक्स कर लो, या कुछ स्टून्स फिक्स कर लो, उनसे चीजों को एक्सचेंज करो, सही। यानी हर चीज कीमत उसमें रखो। जैसे आज तो हमारे लिए कितना आसान है ना, आज हम कहीं भी जाते हैं, मैं कहूँ चश्मा कितने का है, तो आप मुझे क्या करेंगे, आप रुपीस में बताएंगे, कहेंगे सर ये जो है ना, ये बिल्कुल आपका चश्मा 200 रुपए का है, सही। ये जो अंगूठी आप पहने हुए, ये अंगूठी बिल्कुल जो है ये 2000 रुपए की, सही। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है बिल्कुल, ये मोबाइल जो है वो बिल्कुल 10,000 रुपए का, सही। तो रुपीस में बता रहे हैं। अब सोचो उस दौर में ये मसला था कि कौन सी चीज को किससे एक्सचेंज करना और कितनी कीमत पर एक्सचेंज करना है, सही। तो लोगों ने कुछ चीजें तय कर ली कि भाई इनमें डीलिंग करेंगे हम, सही। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास इंसान ने तरक्की की और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने क्या किया, मेटल को डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया, मेटल। पहला मेटल जो दुनिया में डिस्कवर्ड हुआ वो ब्रॉन्ज था, सही। और जब मेटल डिस्कवर्ड हुआ और इंसान ने मेटल से सिक्के बनाना शुरू किए, सही, गोल्ड कॉइन्स। क्या बनाना शुरू किए? गोल्ड कॉइन्स। तकरीबन ये गोल्ड कॉइन्स की जो हमारे पास हिस्ट्री है वो ये बताती है कि तकरीबन 500 BC में, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले इंसानों ने जो है वो सिक्के बनाना शुरू किए, कॉइन्स बनाना शुरू किए, सही, सोने के, चांदी के सिक्के, सही। और एक किंग लेडियान था जिसके बारे में मिलता है कि उसने जो है वो सिक्कों की बुनियाद रखी और सोने के सिक्के उसने शुरू किए, सही। तो सिक्कों में ट्रेड होना शुरू हो गए, सही, हमारे पास। अच्छा, अब देखो एक मसला आया कि हमारे पास हुआ क्या कि हमने कहा ये बार्टर सिस्टम था हमारे पास, सही है, और ये गोल्ड कॉइन्स हमारे पास सिक्के बनना शुरू हुए, सही। हुआ क्या कि जब हमारे पास झगड़े शुरू हुए, सही, तो जब हमारे पास झगड़े शुरू हुए, जैसे हमारे पास कुछ जगहों पर खुराक की शॉर्टेज आई, सही, कुछ जगहों पर क्या हुआ, हमारे पास जो है वो इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ कैसे हुआ? जैसे अगर मैं कहूँ बार्टर सिस्टम था, बिल्कुल मैंने जो है वो गंदम काश की और गंदम काश करके मैंने फातिमा को दे दी, सही। और फातिमा से मैंने कहा कि फातिमा आप जो है मुझे इसके बदले में आप मुझे चावल प्रोवाइड कर दीजिएगा, चावल दे दीजिएगा आप मुझे। तो फातिमा ने इस दफा मुझे थोड़े से चावल भिजवाए और कहा फातिमा ने कि सर देखें मेरी फसल जब आएगी ना मैं आपको चावल भिजवा दूंगी। इस दफा जो फातिमा की फसल थी वो बड़ी अच्छी आई थी, सही। जो फातिमा ने मुझे चावल भिजवाए थे बड़े अच्छे थे। तो मैंने कहा था फातिमा एक बोरी गंदम दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे एक बोरी चावल दे देना। लेकिन इस दफा क्या हुआ, जब फातिमा की फसल कटी तो पता चला कि फातिमा के बाद जो चावल आए वो अच्छे नहीं आए, सही, अच्छी फसल काश्त नहीं हुई, चावल खराब हो गए। अब फातिमा ने एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे क्या किया, एक बोरी चावल भिजवा दी। अब जो चावल भिजवाया मैंने कहा फातिमा ये क्या भिजवाया तुमने, ये तो खराब चावल है, तुमने मुझे जो दिखाए थे वो अच्छे चावल थे। अब ये झगड़ा शुरू हो गया, सही, पेमेंट्स का, चीजों का। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया, उस दौर के लोगों ने एक ऐसे शख्स को जो उनमें बिलफर्ज ईमानदार था, जो अच्छा था, उन्होंने उसके पास ले गया मसला कि भाई ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं, सही, ये फैसला हल करेंगे, सही, दोनों इनकी बात मानते हैं, सही, ये फैसला हल करेंगे। अब उसने क्या किया, उसने दोनों की बातें सुनी,
सही, मेरी भी बात सुनी और फातिमा की बात सुनी, सही, और उसने जो है वो हमारा झगड़ा सॉल्व करा। अब जब उसने झगड़ा सॉल्व कराया तो हमने क्या किया, खुश होकर उसको, मैंने भी गंदम दी, सही, और फातिमा ने भी उसको कुछ ना कुछ दिया, सही, बिल्कुल चावल दे दिए, सही, एक पतीले भर के चावल भिजवा दिए कि भाई। अच्छा हुआ क्या कि जब झगड़े बढ़ना शुरू हुए तो अब वो जो बुजुर्ग था वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, सही, तो हमने कहा कि भाई आपको अपना काम करने की जरूरत नहीं, आपसे झगड़े सॉल्व करें,